गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर इस पूरे इनिशिएटिव का, जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, एक ऐसे फुल फ्लेज लिखा हुआ देख रहे हैं और एक ऐसे का हम सिंपल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। ड्रोन्स के रिगार्डिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका, इसी के साथ साथ कुछ जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक्स थे, 4-5 रिपोर्ट्स भी हो चुकी हैं, 2-3 आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं किया है वो रिवीजन वाले लेक्चर्स अभी तक, तो उनको आप पहले जाके कंप्लीट कर लें। और इसी के साथ साथ इन सभी चीज़ों की PDF, आपकी ऐसे की पूरी लिस्ट की PDF, रिपोर्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की PDF दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जो कि है अचीव CAPF। और आप अचीव CDS इन दो में से कोई भी एक नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हम बनाएंगे इंटीग्रेटेड वीडियो इन द सेंस 2 टॉपिक। ठीक, तो हमारे जो आज के टॉपिक हैं वो है फर्स्ट वन। सी, विमेन जो है वो एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ PYQs के मतलब सैम्पल्स तो नहीं है, मैं एक ही वीडियो में सब कुछ एकोमोडेट नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि हर साल या ऑल्टरनेट ईयर्स पे विमेन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टॉपिक आता ही है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी साल न्यूज़ में था, ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, तो ये हर साल न्यूज़ में रहता है ना। तो इसको हम एक बार इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करके लेके जाएंगे। आर्ग्यूमेंट वाला ही टॉपिक है ये, रीज़न बीइंग इसके ऊपर डिबेट बहुत ज़्यादा हो रखी है। फाइन, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और जो इससे अगला टॉपिक है आपका वो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। रिसेंटली इंडिया के होम मिनिस्टर ने, मिस्टर अमित शाह ने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव नहीं करने वाले हैं, यानी कि हमने उसे परमानेंटली सस्पेंड किया है। सो इट इज़ अ बिग मूव फ्रॉम इंडिया साइड, है ना। आप इसे डिप्लोमेटिक विन कहिए, स्ट्रैटेजिक विन कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिए, और आप अपने ऐसे में उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करिए। बट ये भी एक डिबेट का टॉपिक है, तो इसे भी मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हम पहला वाला टॉपिक देख लेते हैं। सी, यहाँ पे ये कुछ पोएटिक लाइंस है। इसको आपने, ये पोएटिक लाइंस जो होती है ना, ये मैं यहाँ आपको कंटेंट के फॉर्म में दे रही हूँ, लेकिन आपको इसको आर्ग्यूमेंट में यूज़ नहीं करना है। पोएटिक लाइंस यूजुअली आर्ग्यूमेंट में यूज़ नहीं की जाती हैं, ऐसे के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, है ना। और हमेशा ऐसी पोएटिक लाइंस यूज़ करना जो इम्पैक्टफुल हों, एग्जामिनर को मतलब पढ़ते ही अच्छा लगे। कुछ नॉर्मल कोट्स भी होती हैं, वो उतना मतलब मैटर नहीं करती हैं, फिर उसकी जगह पर तो चाहे आप प्लेन इंट्रो ले लो या नॉर्मल कोट ले लो, बात बराबरी हो जाती है। सो कुछ इम्पैक्टफुल, जैसे ये देखो, फ्रॉम एवरी वाउंड देयर इज़ अ स्कार एंड एवरी स्कार टेल्स अ स्टोरी दैट सेज शी सर्वाइव्ड। ठीक है, तो ये जितनी भी लाइंस है ना, ये विमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स को बताती हैं। ठीक है, इसमें आप इस टॉपिक में आप NCRB की रिपोर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इसका इंट्रो ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। इसके इंट्रो में जब आप लिख रहे हैं ना मैरिटल रेप, तो थोड़ी सी मैरिटल रेप की डेफिनेशन देना, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन लास्ट, क्योंकि उसके बाद हमने एक लाइन जो है वो डेटा की भी डालनी है इसमें, है ना। मैरिटल रेप मतलब नंबर कितना है, कितने % हैं, वो सब भी हमने इंक्लूड करना है। तो सी, ये है इंट्रो। इट इज़ एन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस दैट अराउजेस फ्रॉम फोर्स्ड सेक्शुअल असॉल्ट बिटवीन स्पाउसेस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें डेटा क्या डालेंगे, डेटा डालेंगे हम NFHS की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये क्या कहती है, 82% ऑफ सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ कमिटेड बाय हर हस्बैंड। बहुत बड़ा नंबर है ये, जस्ट एक डेटा नहीं है, ये बताता है कि इंडिया में मैरिटल रेप जो है, या फिर नॉट एग्जैक्टली रेप, आप इसे सेक्शुअल असॉल्ट भी कह सकते हैं, जिसमें कि मतलब नॉर्मल जो कुछ और ऐसे अब्यूज़ के केसेस भी होते हैं जो कि एग्जैक्टली रेप की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो पूरा इंक्लूड करके दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट 82%। सो दैट शोज़ कि अभी तक ये चीज़ इंडिया में क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। और ये क्रिमिनलाइज्ड किसके लिए नहीं है, अ वुमेन हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एज के ऊपर वाले लोगों के लिए, हु इज़ ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उस इंसान के लिए ये है, मतलब उस इंसान के लिए ये आर्ग्यूमेंट है जो आपका
मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज्ड नहीं है इस पर्सन के लिए। जो लड़कियाँ अंडर 18 हैं उनके लिए तो वो फिर जुवेनाइल क्राइम के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो इसको देखना। अब इसमें हम फटाफट से देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखे हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस टॉपिक को हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स कनेक्ट करेंगे। पहला, जेंडर इक्वालिटी। सी, मैरिटल रेप के केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कंसेंट। ठीक है, तो कंसेंट का क्या इशू है यहाँ पे कि किसी भी फीमेल से या वाइफ से कंसेंट नहीं लिया जाता है, उसके ऊपर इंटरकोर्स जो है वो फोर्स्ड है। तो इससे क्या हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी जो है आपकी वो हैम्पर हो रही है, और इसीलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग भी डाउन है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हो गया आपका, आपने इसे एक्सप्लेन करना है अपने आर्ग्यूमेंट में। दूसरा, सेक्सुअल ऑटोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स को देखने के लिए, विमेन की हेल्थ के लिए, विमेन की मेंटल हेल्थ के लिए, विमेन की डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं मैरिटल रेप जैसे एक्ट्स को जब हम क्रिमिनलाइज नहीं करते, हमारी कंट्री का सिस्टम क्रिमिनलाइज करके नहीं रखता है, तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी विमेन की डाउन जाएगी। थर्ड पॉइंट, इम्यूनिटी टू मेल्स फर्दर एनकरेजेस सच एक्ट्स। सी, मेल्स को ये बात पता है कि ये क्राइम नहीं है इंडिया में, तो उन्हें पता है ऑब्वियसली सज़ा नहीं होगी। उनकी वाइफ भी आउट ऑफ शेम इतनी जल्दी कंप्लेंट नहीं करेगी। वाइफ को भी पता है कि अगर मैं कोर्ट टू कोर्ट चली भी जाऊँ तो भी इतनी जल्दी जस्टिस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो फुल फ्लैश्ड रेप के केसेस हुए हैं अभी तक, जैसे निर्भया केस हुआ है, तो उन्हीं में आपको जस्टिस मिलने में जब 12 साल में लगे हैं, तो ऐसे केसेस में तो चांसेस ऑफ डिले आर इवन मोर। सो उस केस में ये नहीं जा पाती हैं। चौथा, क्रिमिनलाइज्ड इन 77 कंट्रीज़। मैरिटल रेप जो है वो एक क्रिमिनलाइज्ड एक्ट है 77 कंट्रीज़ में, या इसमें आपकी यूएसए आ जाती है, नॉर्वे आ जाती है, डेनमार्क आ जाती है, तो ये कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे क्रिमिनलाइज कर रखा है। फिफ्थ पॉइंट, एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट आर नॉट अप्रोप्रिएट। सी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, लेकिन उसमें क्या है, पनिशमेंट क्या है, 3 साल की, 10 साल की, बल्कि एक रेप के केस में पनिशमेंट क्या होती है, आपकी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है, फांसी की सज़ा हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं इस एक्ट में जो कुछ भी दिया है आपका डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है क्राइम के। ठीक है, तो ये हो गए आपके आर्गुमेंट्स इन फेवर। मैंने यहाँ पे 5 मोटे मोटे पॉइंट्स ही लिखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इन पॉइंट्स में से कुछ एक आधा सब पॉइंट निकाल के 6th और 7th पॉइंट भी ऐड कर लें, बट आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा जब हम इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से डाल देंगे। नेक्स्ट देखना, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। सी, थ्रेट टू मैरिज। इंडिया में मैरिज को एक सेक्रेट बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट इस बात को कहती है कि अगर हमने मैरिटल रेप के अगेंस्ट कोई लॉ बना दिया तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा मैरिज जैसे बॉन्ड को सस्टेन करने में। तो हो सकता है डाइवोर्सेस के केस बन जाएं, है ना। तो ये एक केस हो गया आपका। दूसरा, लो सोशल एक्सेप्टेंस। हमारी कंट्री में लोग मैरिटल रेप को रेप मानते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आप इस चीज़ को रेप कंसिडर ही कैसे कर सकते हैं, आफ्टर मैरिज एक बार शादी हो गई तो मतलब कंसेंट है ही। उनकी नज़र में तो सीधा सा केस है कि मैरिज इज इक्वल टू कंसेंट। तो लो सोशल एक्सेप्टेंस इज देयर, लिटरेसी लेवल्स आर वेरी डाउन। उसके अलावा पोटेंशियल मिसयूज। सी, जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो अगर हमने ये डाल दिया और मान लीजिए किसी के हस्बैंड अपनी वाइफ को जस्ट टच ही किया, या फिर मान लो उसने कंसेंट दिया भी है बट वो किसी और बात पे रेज निकालने के लिए, किसी और चीज़ का बदला लेने के लिए फेक क्लेम मतलब फेक रिपोर्ट्स डाल सकती है, तो पोटेंशियल मिसयूज इज़ देयर। ठीक है, काफ़ी बार लड़कियों के घर वाले भी फेक केसेस बनाते हैं, है ना, मॉनिटरी गेन्स के लिए। इसी के साथ साथ अगला देखो, लेजिस्लेटिव डोमेन। सी, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये पिटीशन गई थी कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे डोमेन के बाहर है, ये हमारे डोमेन में नहीं है, इसको कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा। और सरकार क्या कह रही है, नहीं भाई मैरिज जो है वो तो एक सीक्रेट बॉन्ड है, इसके अगेंस्ट तो लॉ नहीं बनेगा यहाँ पर, इंडिया में तो नहीं होता है ये। ठीक है, अगला देखो, राइट टू प्राइवेसी। येस, दिस इज गोइंग अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। ऐसे केस में मान लो कल को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, एविडेंस लाने के लिए किसी भी इंसान की जो प्राइवेसी है उसका ब्रीच होगा, और एविडेंस कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे केस में आपके लिए विटनेस लाना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बट सिंस जब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, तो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, अभी आप अपने एंड पे ऐड करना है, ये मैं बता रही हूँ। कंक्लूजन जब हम लिखेंगे ना,
तो इसमें आप सीधा लिखना कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे ये चीज़ चल रखी है उनसे, उनके मॉडल को जाके स्टडी करे, वहाँ पे देखे कि एग्जैक्टली क्या प्रोविजंस हैं जिससे इसका जो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको रोका जाए, और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो सोसाइटी में, एक डेमोक्रेसी में विमेन का एक हक होता है, वो उन्हें दिलवाया जाए। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करें कि इंडिया को थोड़ा अपने लॉ एंड ऑर्डर पे, जुडिशियल फ्रेमवर्क पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। अब देखना दूसरा, ये इंटरेस्टिंग है, सी इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस टॉपिक का कंक्लूजन जो है कमेंट सेक्शन में आप ही देंगे। ठीक है, तो देखना, हम कंक्लूजन इसका थोड़ा अलग टाइप से डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, दिस टाइम इट इज़ वाटर ओवर बुलेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इंडिया ने डिप्लोमेटिक मूव लिया है। इंडिया ने रिटेलिएट तो किया था जब दूसरी साइड से ड्रोन्स एंड मिसाइल्स आए थे, हमने रिटेलिएट किया, लेकिन हमने साथ ही साथ अपनी डिप्लोमेटिक विन भी दिखाई है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। नाउ सी, ये कुछ डिटेल्स हैं आपकी इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। अब हम सीधा आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडस वाटर ट्रीटी को लिखा है IWT, वहाँ आप पूरा लिखना इंडस वाटर ट्रीटी, बस एक बार लिखना इंडस वाटर ट्रीटी, ब्रैकेट में डाल देना IWT। इसके बाद जब भी उसको यूज़ करो फिर से, तब फिर से IWT लिखना। ठीक है, फिर इंडस वाटर ट्रीटी पूरा लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि एक बार आपने ऊपर मेंशन कर दिया है वो चीज़। ठीक है, तो देखना इसको, जब भी कभी ऐसे टॉपिक पे आप लिखते हैं किसी ट्रीटी वगैरह पे, तो जो थोड़ी सी उसकी जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री होती है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन में। भले ही आर्ग्यूमेंट है, ऐसे भी है तो भी इसको ऐसे ही शुरू करना है। ठीक है, ऐसे में भले ही आप ये जो यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग बताई है इसको एज अ कोट यूज़ कर सकते हो। सी, द इंडस वाटर ट्रीटी was not born out of goodwill but necessity. In 1960s, it was signed between इंडिया ने कौन सी रिवर्स ली थी? ईस्टर्न रिवर्स, एंड पाकिस्तान कौन सी रिवर्स ली थी? वेस्टर्न रिवर्स, एंड इट वॉज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। हो गया, इंट्रो हो गया। ये सबसे अप्रोप्रिएट इंट्रो है ऐसे टॉपिक के लिए। नाउ सी, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। आप इसमें चाहें तो सब हेडिंग्स बना सकते हैं, कुछ अच्छी बनानी है, नहीं भी बनती है तो भी आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मार्क्स पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपका नहीं है, बहुत बड़ा क्या, थोड़ा बहुत भी नहीं आएगा। सी, इंडिया कैन यूज़ इट फॉर नॉन कंजम्पटिव पर्पज सच एज हाइड्रो पावर जनरेशन थ्रू प्रोजेक्ट सच एज रेटल एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट। इंडिया अब तक क्या कर रहा था? स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा था। क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में ये चीज़ लिखी गई थी, रन ऑफ द रिवर। ये जो रन ऑफ द रिवर है ना, इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया ने कुछ स्मॉल कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम बिग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, इस पे बिग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, है ना, और उसको हम नॉन कंजप्टिव पर्पस, मतलब पानी को डायरेक्टली पीने या खेतों में लगाने की जगह हम उससे रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्वियसली जनरेट करेंगे ही। इसी के अलावा पानी के कुछ और यूजेस भी होते हैं, आपका IT इंडस्ट्री में हो गया, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी इसके फर्दर यूजेस डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब लेसन फॉर पाकिस्तान, ट्रीटी को सस्पेंड करके रखने के फेवर में हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। पाकिस्तान्स रिपीटेड टेरर एंड लोन वुल्फ अटैक्स गेव वे टू द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर बहुत सारे, पाकिस्तान ने कहा था ना, पाकिस्तान विल मेक इंडिया ब्लीड थ्रू सेवरल कट्स, ये बात पाकिस्तान ने कही थी, क्योंकि ये लोग एक फुल फ्लैश्ड वॉर तो आज तक जीते नहीं इंडिया के अगेंस्ट, है ना, और चाइना फ़िलहाल किसी वॉर वगैरह के प्लान में ऐसा सच है नहीं, तो वो पाकिस्तान का साथ क्यों देगा? एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रखी है। वहाँ पे पॉलिटिकल, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में, या फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं, मिलिट्री रूल है, इनडायरेक्टली मिलिट्री रूल ही है वहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग है। तो ऐसे केसेस में पाकिस्तान के लिए दिस वुड बी अ लेसन कि इंडिया जो है इट इज़ एन अपर राइपेरियन स्टेट। तो इंडिया अपना राइट अब जो है यहाँ पे एक्सरसाइज कर दे रहा है। ठीक है, और पूरी ट्रीटी में ना ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि आप मतलब उसको यूनिलिटरली विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडियाज़ डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी
बिल्कुल। सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी शोज द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ इंडिया विच हैज़ कॉज्ड मोर हार्म देन अ वेपन कुड हैव डन। एक वेपन जितना हार्म करता उससे ज़्यादा हार्म इस ट्रीटी ने किया है, क्योंकि 40% आई थिंक, अभी मतलब ये फिक्स पता नहीं चला है, 30 to 40% पानी जो है, स्पेशली जो आपका लीन सीज़न होता है, नॉन मानसून सीज़न, उसमें इतना ड्रॉप आ जाएगा पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, तो इससे वहाँ पे ड्रॉट के चांसेस काफ़ी हाई हैं, है ना। और फिर इंडिया अचानक से पानी छोड़ देता है तो फिर वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि इससे हार्म तो बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान को। वहाँ की कुछ आपने इंटरनल पॉलिटिक्स की न्यूज़ वगैरह भी सुने होंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने इसको रिवाइव नहीं किया तो हम इंडिया के अगेंस्ट एक और जंग लड़ेंगे। ऑल्दो कोई जंग वो लड़ने वाले हैं नहीं, बट ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विन है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अनफेयर एडवांटेज टू पाकिस्तान। सी, इंडस वाटर ट्रीटी में जो 80% पानी है वो जो आपकी रिवर्स निकलती है ना इस तरीके से, यहाँ पर नहीं, यहाँ बना के दिखाती हूँ। जैसे ये आपकी इंडस रिवर है, ऊपर से आपकी झेलम आ गई है ना, झेलम जो है ऐसे करके यहाँ से ऐसे चेनाब आती है, चेनाब में ऐसे ऊपर झेलम आती है, फिर यहाँ से ये आपकी रावी, फिर ऐसे ये सतलुज और ये ब्यास ऐसे जाती है ये, ठीक है। तो जो ये ऊपर की ये जो 3 रिवर है ना, इनका जो पानी है ये 80% पानी है पूरे बेसिन का, क्योंकि ये बड़ी है साइज़ में। ये पीछे ऊपर तिब्बत से आती हैं, तिब्बत से तो सतलुज भी आती है, बट उसका जो लेंथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस इंडस रिवर जो कि ऐसे एकदम सिंटेक्शियल बेंट के थ्रू आती है ना। और फिर यहाँ पे क्या है, मतलब पहाड़ी इलाका है तो बारिश वगैरह, प्रेसिपिटेशन, तो उसकी वजह से इनमें पानी ज़्यादा रहता है। तो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रहा था, तो एक अनड्यू एडवांटेज तो थी ही, है ना। अब इंडिया ने एज अ अपर राइपेरियन स्टेट जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया है। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान हैज़ विड्रॉन फ्रॉम शिमला अग्रीमेंट। पाकिस्तान खुद ही यूनिलेटरली विड्रॉ कर ले रहा है, तो इंडिया भी कर सकता है ना अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को मीट करने के लिए। हमें भी पानी की ज़रूरत है, राजस्थान में डाइवर्ट करेंगे कैनल बना के, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। सी, इट मे इनवाइट शार्प इंटरनेशनल सेंसर एंड कुड डैमेज इंडियाज इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, ठीक है। इट कुड डैमेज इंडियाज इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, ये तो क्लियर है। वाटर अ बेसिक ह्यूमन राइट, एग्जैक्टली इस बात पे थोड़ा सा डिबेट चल रखा है। इंडिया के भी कुछ इंटेलेक्ट्स हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि वाटर जो है वो एक ह्यूमन राइट है। उन्होंने ये भी कहा है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वाटर तब मुद्दा लव एंड वॉर का नहीं है, वहाँ पे मुद्दा है लीगैलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का, ठीक है। लीगैलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का मैटर है फिर ये। तो इन दैट केस इंडिया को एथिकल रहना चाहिए, है ना। इंडिया जो है बेसिक ह्यूमन राइट है एंड यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिटेलिएशन रेजेस एथिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट कुल अलार्म नेबर्स कौन है, नेपाल, बांग्लादेश, हु माइट एब्सटेन फ्रॉम साइनिंग एनी वाटर कोऑपरेशन अग्रीमेंट इन फ्यूचर, कि कल को इंडिया के साथ कुछ हो गया तो इंडिया तो अपर राइपेरियन स्टेट है, नेपाल के केस में नहीं है, बट नेपाल इज़ अ वेरी स्मॉल नेशन, बहुत छोटा सा है, ओपन बॉर्डर है, 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक डर है। और वैसे भी साउथ एशिया में इंडिया की एक बिग ब्रदर इमेज तो बनी रखी है ना। ऑलरेडी जो हमारे नेबर्स हैं वो इनसिक्योर रहते ही हैं कंट्री के साइज़ की वजह से, इकोनॉमिक साइज़ की वजह से। तो इसके अगला देखो, कटिंग ऑफ और इवन रिड्यूसिंग वाटर कुड डिवास्टेट डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़। और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा जाएगा, चाइना, जो वहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे यहाँ पर लोअर पार्ट्स में उसके डैम बना रहा है, बहुत बड़ा डैम हो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट और आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भी है इवन, इतना बड़ा डैम ये यहाँ पे बना रहा है। तो इन दैट केस इस डैम का नेम ना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इसका नाम मुझे नीचे बताना कि इतना बड़ा डैम चाइना यहाँ पे बना रहा है, तो वो भी उस चीज़ को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ कर लेगा कि इंडिया ने उनका ब्लॉक किया था, अब हम इंडिया का ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर ये फर्दर एस्केलेशन की तरफ जा रखा है। अगला, क्लियर गेन इज़ नॉट देयर इंडिया के लिए। सी, इतने हिली टेरेन में पानी को फिजिकली रोकना और डाइवर्ट करना इजी नहीं। हम कह तो रहे हैं केनाल, लेकिन बीच में कितनी माउंटेन्स पड़ेंगी, ज़ांस्कर रेंज आपकी बीच में है, ग्रेट हिमालयन रेंज, इंडस रिवर तो ग्रेट हिमालयन रेंज के पीछे ही बहती है ना, तो वहाँ से कैसे क्रॉस करवा के हम कैनल से पानी लाएंगे। तो
तो ये जो चीज़ है हिली टेरेन में आपकी पॉसिबल नहीं है, तो कोई क्लियर गेन नहीं दिख रहा फिलहाल। एंड सच प्रोजेक्ट्स कुड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड फेस टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज सबमर्जेंस ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट यहीं पे हो गया। अब बात आती है इसके कंक्लूजन की, जो कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप की कंक्लूजन दे रही हूँ ऐसे टॉपिक पे, है ना। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना विच वन इज़ बेटर, विच वन यू प्रेफर। एक्चुअली आप कौन सा प्रेफर करते हैं। पहला है एक न्यूट्रल स्टैंस लेना, न्यूट्रल स्टैंस। ठीक है, कि इंडिया ने टेम्पररीली बंद कर दिया, ठीक है, परमानेंटली बंद ना करे, क्योंकि वाटर जो है वो एक ह्यूमन राइट है ना। ये एक आपको हो गया न्यूट्रल स्टैंड। और दूसरा वो है जो भारत सरकार ले रही है, होम मिनिस्टर ने कहा है हम रिवाइव नहीं करेंगे, ये हो गया आपका नॉन न्यूट्रल स्टैंड। तो ये जो नॉन न्यूट्रल स्टैंड आपका है इस चीज़ पे, इसको फिर जस्टिफाई इस तरीके से करना वहाँ पे जो लोग इस स्टैंड को ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने, पहले मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दे दिए थे, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान यूनिलेटरली जब उसका मन करता है तब वो किसी ट्रीटी में एंटर हो जाता है, जब उसका मन करता है तब वो विड्रॉ कर लेता है। तो ऐसे स्टेट के साथ हम इतनी इम्पॉर्टेंट ट्रीटी को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक मॉन्यूमेंट मानी जाती है। ठीक है, ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कभी गिरा नहीं, कभी डैमेज नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ये अब तक था स्टैंड स्टिल, 1960 से लेके अब तक 2025 तक। ठीक है, लेकिन अब इसको इंडिया ने यूनिलेटरली ख़त्म करने की सोची है, क्योंकि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके 2 कंक्लूजन हो गए, दोनों ही वेल जस्टिफाइड हैं। ठीक है, अब मुझे बस बता देना कि कौन सा वाला इन योर ओपिनियन आप पेपर में लिखना पसंद करेंगे। दोनों में ही कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक जो सेकंड वाला है आपका वो मैं मानती हूँ थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि जब भारत सरकार ने भी क्लियरली बोल दिया तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं, ये आपका फिर पर्सनल व्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स और फर्दर रिपोर्ट्स में लेके आऊँगी। ठीक है, और होपफुली तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।